कहां से शुरू हुआ है बिरला साम्राज्य? पिलानी से शुरू हुई जर्नी, और पिलानी से सबको क्या किया इन्होंने? पिला दिया पानी। हर बिजनेसमैन को पिला दिया पानी। शुरुआत कहां से हुई? राजस्थान के पिलानी। 10 लाख करोड़ का मार्केट कैप 2025 इससे पहले 23 एपिसोड आ चुके हैं। वो ब्रिलियंस जिसने कमा के दिए कई बिलियंस। आज मैं सिर्फ टाइकून की बात नहीं, बिरला बिजनेस एम्पायर का पूरा साम्राज्य समझाऊंगा। इनको साम्राज्य बनाया कैसे? इन्होंने जहां मौका मिला इन्होंने बोला बिजनेस ला। इनका नाम है बिरला बिजनेस ला। कौन लेकर के आया? बिरला दास के जो ग्रुप आता है उसको बोलते हैं यश बिरला ग्रुप। घनश्याम दास बिरला ग्रुप जो आता है उसको बोलते हैं आदित्य बिरला ग्रुप। और जो ब्रिजमोहन बिरला का जो ग्रुप आता है उसको बोलते हैं सीके बिरला ग्रुप। ये पूरा फैमिली ट्री है। पूरा फैमिली ट्री आपको आराम से बिरला एम्पायर की नींव रखी। कहां से रखी? बताया पिलानी से पिलाया इन्होंने सबको पानी। राजस्थान का पिलानी, जहां बिट्स पिलानी भी है। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है इनका। बिरला वो है जिनके खून में बिजनेस दौड़ता है। इनके खून के अंदर, इनके शरीर से पसीना नहीं निकलता, बिजनेस निकलता है। सर फैमिली ट्री नहीं है, ये वो फैमिली का फॉरेस्ट है, वो जंगल है, वो फैमिली का फॉरेस्ट यानी जंगल जिसमें सब मंगल ही मंगल। हाँ, सबसे पहले इनको इनके व्यापार परिवार से मिलवा देता हूं, व्यापार करने वाले परिवार से मिला देता हूं। आज जैसे हम सुनते हैं अंबानी अडानी, वैसे ही पहले सुना करते थे टाटा बिरला। टाटा ग्रुप पे मैं बात कर चुका हूं। आज बिरला ग्रुप के साम्राज्य जो कि 10 लाख करोड़ का है, ये कैसे बना, इसकी डेप्थ को आज पकड़ेंगे इस पूरे वीडियो में। 10 लाख करोड़ का बिजनेस कैसे नीचे से जड़ों से उठ करके आया। आज किचन के फॉइल से लेकर के शादी के लहंगे तक, सीमेंट से लेकर के टेलीकॉम नेटवर्क तक, सही समय पर सही दाव लगाते रहे, सब कुछ बनाते रहे, साम्राज्य बढ़ाते रहे। नमस्कार, मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com। ये टाइकून्स ऑफ इंडिया की सीरीज है, एपिसोड नंबर 24। इससे पहले 23 एपिसोड आ चुके हैं। वो ब्रिलियंस जिसने कमा के दिए कई बिलियंस। आज मैं सिर्फ टाइकून की बात नहीं, बिरला बिजनेस एम्पायर का पूरा साम्राज्य समझाऊंगा। इनको साम्राज्य बनाया कैसे? इन्होंने जहां मौका मिला इन्होंने बोला बिजनेस ला। इनका नाम है बिरला बिजनेस ला। कौन लेकर के आया? बिरला। सैफ अली खान जो थे उनके ऊपर भी अटैक हुआ। बिग बॉस में किसने ट्रॉफी उठाई, सब देखते हो, सब शेयर करते हो, सबसे टाइम मिल जाता है। आज रियल कंटेंट पे ध्यान दो, जिससे धंधे में आपके एक तो फायदा भी होगा, और ये कहां मिलेगा? ये मिलेगा आपको मेरे चैनल का एक प्लेलिस्ट है टाइकून्स ऑफ इंडिया का। उसमें अंबानी अडानी, लोहो, जोमेटो, जीरोधा, उदय कोटक, सुनील भारती मित्तल एयरटेल वाले, जेआरडी टाटा, अजीम प्रेमजी, मुकेश अंबानी, राकेश झुनझुनवाला। आप बस प्रॉब्लम का नाम लो, मैं चैलेंज करता हूं। उसकी स्ट्रैटेजी मैंने ऑलरेडी दे रखी होगी। कहां से शुरू हुआ है बिरला साम्राज्य? पिलानी से शुरू हुई जर्नी, और पिलानी से सबको क्या किया इन्होंने? पिला दिया पानी। हर बिजनेसमैन को पिला दिया पानी। शुरुआत कहां से हुई? राजस्थान के पिलानी। 10 लाख करोड़ का मार्केट कैप 2025 में। आज दुनिया के नंबर 1 एल्यूमिनियम के धंधे में, एल्यूमिनियम रोलिंग के दुनिया के नंबर 1 वीएसएफ यानी कि विस्कोस स्टेपल फाइबर। समझाऊंगा डिटेल में होता क्या, आसान करके, आसान भाषा में। दुनिया का नंबर 3, भारत का नंबर 1 सीमेंट प्रोडक्शन कर रहे हैं। इनके जो सबसे बड़े बिजनेस है, एक तो ग्रासिम है कपड़े का बिजनेस, 1,60,000 करोड़ का। हिंडाल्को इनका 1,40,000 करोड़ का। अल्ट्राटेक इनका 3 लाख करोड़ से ज्यादा का। आदित्य बिरला कैपिटल इनका 50,000 करोड़ का है। आदित्य बिरला फैशन भी है इनका 30,000 करोड़ का। इनका टेलीकॉम का वीआई, वोडाफोन आइडिया, वो भी है 70,000 करोड़ का। खून पसीने की मेहनत से तो बहुत लोग बिजनेस करते हैं, लेकिन बिरलास वो है जिनके खून में बिजनेस दौड़ता है। इनके खून के अंदर, इनके शरीर से पसीना नहीं निकलता, बिजनेस निकलता है। सर फैमिली ट्री नहीं है, ये वो फैमिली का फॉरेस्ट है, वो जंगल है, वो फैमिली का फॉरेस्ट यानी जंगल जिसमें सब मंगल ही मंगल। हाँ, सबसे पहले इनको इनके व्यापार परिवार से मिलवा देता हूं, व्यापार करने वाले परिवार से मिला देता हूं आपको मैं। पहला अध्याय, बिरला डायनेस्टी, फैमिली ट्री। क्या है ये बिरला ग्रुप? कैसे 10 लाख करोड़ का बिजनेस बना? शिव नारायण बिरला वो करते थे 18वीं सदी में। उनके बेटे बलदेव दास बिरला, उनके आगे 4 बेटे थे। रामेश्वर दास बिरला, घनश्याम दास बिरला जो कि बहुत बड़े हुए आगे चल के, जुगल किशोर बिरला और ब्रिजमोहन बिरला। जुगल किशोर ने आगे चल के बिजनेस छोड़ दिया था, ब्रिजमोहन ने संभाला था। रामेश्वर दास के जो ग्रुप आता है उसको बोलते हैं यश बिरला ग्रुप। घनश्याम दास बिरला ग्रुप जो आता है उसको बोलते हैं आदित्य बिरला ग्रुप। और जो ब्रिजमोहन बिरला का जो ग्रुप आता है उसको बोलते हैं सीके बिरला ग्रुप। ये पूरा फैमिली ट्री है। पूरा फैमिली ट्री आपको आराम से समझा देता हूं। शिव नारायण बिरला के जो बेटे बलदेव दास बिरला, शिव नारायण पहले उन्होंने बिरला एम्पायर की नींव रखी। कहां से रखी? बताया पिलानी से पिलाया इन्होंने सबको पानी। राजस्थान का पिलानी, जहां बिट्स पिलानी भी है। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है इनका अपना। कॉटन ट्रेडिंग, कपास की ट्रेडिंग से इन्होंने काम शुरू किया। शहर में जाकर के बड़े व्यापारियों को कपास, कॉटन बेचा करते थे। इनके देहांत के बाद इनके बेटे बलदेव बिरला ने सारा काम संभाला। बलदेव दास बिजनेस बढ़ाने के लिए उन्होंने सोचा यार कॉटन की खाली ट्रेडिंग नहीं करूंगा, राजधानी भारत की है कोलकाता, उस समय की बात कर रहा हूं। कोलकाता में सी पोर्ट था, बोलो यहां से मैं एक्सपोर्ट करना शुरू करूंगा। और आगे चल के इनके देहांत के बाद 1920 में इन्होंने बिजनेस 4 बेटों में बांट दिया। रामेश्वर दास बिरला, घनश्याम दास बिरला, जुगल किशोर और ब्रिजमोहन। जुगल किशोर मैंने आपको बताया उन्होंने सारा बिजनेस अपना ब्रिजमोहन को दे दिया था। तो बेसिकली बाद में क्या हुआ, उनको देने के बाद ये 3 लोग बचे फिर, यानी कि बलदेव दास बिरला की लेगेसी को 3 लोगों ने आगे बढ़ाया, रामेश्वर दास, घनश्याम दास, ब्रिजमोहन। इसमें से घनश्याम दास, जीडी बिरला, इनका नाम सबसे ज्यादा हुआ था, इन्होंने सबसे ज्यादा काम किया। देख लेते हैं, रामेश्वर दास, घनश्याम दास और ब्रिजमोहन तीनों ने मिलकर के बिजनेस को आगे बढ़ाया। हिंदुस्तान टाइम्स इन्होंने शुरू किया 1924 में, फ्रीडम फाइटर्स की आवाज को आगे बढ़ाने के लिए। हिंदुस्तान मोटर्स इन्होंने शुरू किया आजादी से पहले, जिसकी एम्बेसडर गाड़ी जो आगे चल के ना
बहुत बड़ी लेगेसी क्रिएट करी है एम्बेसडर ने। आज भी लोग जो है ना, आपके पिताजी आपके दादाजी से पूछना, एम्बेसडर गाड़ी 75% मार्केट शेयर था 1970 में उसका। इन्होंने उस टाइम पे आजादी से पहले बैंक भी चालू कर दिया, यूको बैंक, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक। इन्होंने बिजनेस को काफी एक्सपैंड किया। और रामेश्वर दास के बेटे गजानन, गजानन के बेटे अशोक, अशोक के बेटे यश बिरला, यह यश बिरला ग्रुप। घनश्याम दास के बेटे बसंत बिरला, उसके बाद आदित्य बिरला, आदित्य कुमार बिरला, उनके बेटे कुमार मंगलम बिरला जो कि आज चला रहे अपना बिजनेस, ये है आदित्य बिरला ग्रुप। सबसे बड़ा ये है, 9.5 लाख करोड़ का बिजनेस अकेले यही कर रहे हैं। फिर है ब्रिजमोहन बिरला, जिनके आगे चल करके सीके बिरला, गंगा प्रसाद के बाद में अवंती अवानी अभी चलाते हैं सीके बिरला ग्रुप को, जिनका भी अपना बिजनेस अच्छा है। तो पहले आदित्य बिरला ग्रुप जो सबसे बड़ा है उसको समझ लेते हैं। आदित्य बिरला ग्रुप में इतना बड़ा कॉन्ग्लोमरेट हो गया है कि 9,60,000 करोड़ का है ये, 2.25 लाख एम्प्लॉय 40 देशों में इनके काम कर रहे हैं। आदित्य बिरला ग्रुप इतना बड़ा हुआ कैसे, उसकी डेप्थ में जाते हैं। ग्लोबलाइजेशन से बहुत पहले ही 1969 में आदित्य बिरला ने 19 कंपनियां बना ली थी, थाईलैंड के अंदर, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस और इजिप्ट के अंदर। आज उन्हीं की बदौलत 40 देशों के अंदर है, 50% रेवेन्यू उनका विदेशों से आता है, यानी कि भारत की इकोनॉमी को मजबूत कर रहे हैं। बिरला ग्रुप का बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन है हमारे देश में, बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन है। पर आप कहोगे यार ये सोच आती कैसे, ये करते कैसे हैं? वो सोच सिखाऊंगा आपको मैं आज, उस सोच की डेप्थ में लेके जाऊंगा। ब्रिलियंस जो कमा के रहता है कहीं बिलियंस, इसीलिए टाइकून ऑफ इंडिया बहुत वैल्यूएबल मानी जाती है। मैं जाता हूं 1995 आते आते 51 साल की उम्र में कैंसर के कारण इनकी देहांत हो गया, इनका, आदित्य बिरला का। जिसके बाद इनके बेटे कुमार मंगलम बिरला जो आज लीड कर रहे हैं, ये पूरी लेगेसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। आज आप कुमार मंगलम बिरला को देखते हैं, हमेशा बिरला ग्रुप में से सबसे फेमस है। 4th जनरेशन ने बिरला ग्रुप के अंदर 40 सक्सेसफुल एक्विजिशन कर चुके हैं। एक्विजिशन समझा दूं, कंपनियां खरीदना, बैंकों से थोड़ा कर्जा लेना या इक्विटी डाइल्यूट करना, शेयर को बाजार में बेचना और उससे जाकर के नई कंपनी खरीद लाना। भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा कंपनियां अगर खरीद करके अपने ग्रुप को बड़ा किया है तो वो कौन सा ग्रुप है? आदित्य बिरला, और उसके बेटे कौन थे? कुमार मंगलम बिरला, जो कि आज चला रहे हैं। L&T सीमेंट इन्होंने 2004 में खरीदा था। 2012 में इन्होंने पैंटलून जो है ना, फ्यूचर ग्रुप का पैंटलून, वो उन्होंने खरीद लिया, जिनका बिग बाजार भी हुआ करता था। 2018 में इन्होंने बिनानी सीमेंट भी खरीदा, सब्यसाची, तरुण थलियानी, रीबॉक, क्या क्या नहीं खरीद लिया इन्होंने। आपको मैं बता दूं, आदित्य बिरला कैपिटल जो है उसके अंदर चाहे फाइनेंस के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, मनी के ऊपर, एसेट मैनेजमेंट, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, पेंशन, एसेट रिकंस्ट्रक्शन, सब चीजों पे इनका कैपिटल, जो इनका धंधे का पैसे का व्यापार है। हिंडाल्को उनका बहुत बड़ा है, हिंडाल्को आपको समझाऊंगा। सीमेंट इनका बहुत बड़ा है, दुनिया में 3रे नंबर पे, भारत में नंबर 1। अल्ट्राटेक बिरला वाइट सब इन्हीं का है, टेलीकॉम भी इन्हीं का है, कुमार मंगलम बिरला जो वोडाफोन और आइडिया का मर्जर हुआ है, और ग्रासिम भी इन्हीं का है जो लिनन वगैरह से बनाते हैं। आपको मालूम नहीं है, एलन सोली के कपड़े खरीदते हो, किसका है ये? बिरलास का है। लुई फिलिप किसका है? हाउस ऑफ मसाबा। पैंटलून किसका है? पीटर इंग्लैंड किसका है? वैन ह्यूजन किसका है? फ्रेड पेरी किसका है? फॉरएवर 21 किसका है? हैकेट लंदन किसका है? रीबॉक किसका है? सब्यसाची किसका? टेड बेकर, रैल्फ लॉरेन, जयपुर, ये सारे के सारे जो कपड़े आप खरीदते हो अलग अलग ब्रांड के, ये सब बिरला ग्रुप के ही हैं। आज कुमार मंगलम बिरला 8वें सबसे अमीर आदमी है भारत के, और 100वें सबसे अमीर आदमी है पूरी पृथ्वी के। पद्म भूषण इनको मिल चुका है। और बाकी के 2 ग्रुप है, ये उतने बड़े नहीं है। सीके बिरला ग्रुप फिर भी बड़ा है, जो ओरिएंट इलेक्ट्रिक और सीके बिरला हॉस्पिटल्स और जीएमएम को, यानी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर और माइनिंग में काम करते हैं। एवटेक जो कि ट्रांसमिशन के प्रोडक्ट बनाते हैं, जिससे जो है ना करंट वगैरह पास होता है गाड़ियों में, ट्रांसमिशन में काम आता है ये। इनका ग्रुप जो है 25,000 करोड़ का रेवेन्यू करता है, ये सीके बिरला ग्रुप है। यश बिरला ग्रुप चला नहीं, इनका बिरला पावर था, जेनिथ बिरला था, इनका बिरला कॉटसन था, इनका बिरला श्लोका था, और 2013 के अंदर ये इंसॉल्वेंट हो गया था, एनपीए घोषित कर दिया गया था, ये खत्म हो गया था। तो मेनली 2 बड़े बिजनेस बचे। अब सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले ये मैंने कुछ बिरला साम्राज्य थोड़ा सा बताया, ये बिजनेस बनाए कैसे, कैसे हुए, चालू कैसे, वो सोच क्या थी, वो इंपैक्ट क्या आया। उससे पहले एक सवाल पूछ लेता हूं आपसे भैया, टाइकून ऑफ इंडिया आप देखते हो, कौन से टाइकून ऐसे हैं जिसने अपना बिजनेस गांव से रन करता है, जो गांव में बैठ करके अपना बिजनेस साइकिल पे धोती कुर्ते के अंदर चलाता है? कौन है? दीपेंद्र गोयल, निखिल कामत, श्रीधर वेम्बू या सुनील भारती मित्तल? नीचे आंसर दो भाई तुम, ये 4 ऑप्शन नीचे आंसर दो। कौन गांव में अंदर साइकिल चला करके पेड़ के नीचे बैठ करके अपने लैपटॉप पे अपना बिजनेस रन करता है, हजारों करोड़ का धंधा करता है? अब आगे चलते हैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड फैमिली स्ट्रक्चर के बाद। अब एक एक करके इनके सारे बिजनेस मॉडल को समझाता हूं, कैसे कैसे टाइम पर बिरला ने सही मौके को मुकद्दर में पलट दिया। दूसरा अध्याय, सीजिंग द सेंटिमेंट। ग्रासिम जो था ना, वो सेंटिमेंट की कहानी थी। देश में क्या सेंटिमेंट चल रहा है, देश में सेंटिमेंट उस समय क्या था। सबसे पहले बात करूंगा उस टाइम की जब देश में स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था। जीडी बिरला ने इस मूवमेंट में अपना मोमेंट ढूंढ लिया। मूवमेंट था, इन्होंने मोमेंट ढूंढ लिया। मोमेंट मतलब टाइमिंग। उन्होंने सोचा अपना टाइम आ गया है, 35 करोड़ जनता को कपड़ा पहनाऊंगा, स्वदेशी कपड़ा पहनाऊंगा। हाँ, जो गांधी जी उससे बड़ा खिलाफ से चरखा 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 बोल रहे थे, इन्होंने 35 करोड़ लोगों सोचा कपड़ा बनाए थे इनको, ये चरखे से कितना कपड़ा बना लेंगे भाई लोग, उससे मैं अपनी कैपिटल बनाऊंगा। और फिर क्या था, उन्होंने ट्रेडिंग के बिजनेस को ट्रैश किया, खत्म किया। अपनी मिल से
माइलस्टोन बनाने निकल पड़े। इन्होंने मिल की तैयारी करी। देखते हैं कैसे। बिरला फैमिली में सबसे मेजर योगदान है घनश्याम दास बिरला का, इनका माना जाता है। ये जीडी बिरला ने उस समय शुरू किया था, बिजनेस संभाला और देश में स्वदेशी मूवमेंट के अंदर इनका एम था कि ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार कर दें, ब्रिटिश को बाहर निकाल दें, स्वदेशी प्रोडक्ट को बढ़ावा दें, अपने ही कपड़ों को पहने। लोकमान्य, गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, फ्रीडम फाइटर सारे विदेशी कपड़ों को जला जला करके आग लगा के शोर मचा करके इनको बंद करना चाहते थे। चरखा जो सिंबल हुआ करता था, जीडी बिरला ने देखा भाई चरखे से 35 करोड़ लोगों के कपड़े तो नहीं बना पाएंगे। इस रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए हमारे को मिल्स अभी है ही नहीं। 3-4 ही मिल्स हुआ करती थी उस टाइम पे। कितनी थी? एक फोर्ट ग्लोस्टर थी, एक बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी हुआ करती थी, एक मुरारजी मिल थी और एक एल्गिन मिल हुआ करती थी। इतनी थी बस। जीडी बिरला ने सोचा कॉटन ट्रेडिंग छोड़ करके, ट्रेडिंग में तो इससे खरीद उसको बेच, इससे खरीद उससे बेच, अरे मैं खुद ही बना देता हूं, मैं टेक्सटाइल की मिल बनाता हूं, बिजनेस बड़ा होगा, मूवमेंट को, हमारे आंदोलन को सपोर्ट भी मिलेगा। तो जीडी बिरला कोई भी काम ना बिना सोचे नहीं करते थे। ब्रिलियंस बिहाइंड बिलियंस, ये टाइकून ऑफ इंडिया है। उन्होंने मिल बनाने से पहले फीजिबिलिटी एनालिसिस किया कि क्या लगेगा, क्या मिलेगा, कितना खर्चा लगेगा, कितना बचेगा। यूनिट इकोनॉमिक्स लगाया, रॉ मटेरियल कितने का है, लेबर कितने की है, मशीन कितने की है, रेंट कितने का, रेवेन्यू कितना आएगा, कैलकुलेट करके बात समझ में आई। 14-15% इन्होंने देखा मुनाफा आराम से बन जाएगा। इनके समझ में आ गया 15% मुनाफा आराम से बन जाएगा। इन्होंने कहा कि मैं जब मैं 10 रुपए का माल बेचूंगा तो 1.5 रुपए मेरी जेब में आना ही आना है। मैक्रो फैक्टर बहुत बड़ा था। 1947 तक 35 करोड़ की जनता थी। इन्होंने कहा उनमें 17 करोड़ लोगों को, यानी कि 50% पॉपुलेशन को मैं अपने कपड़े पहना दूंगा। तो और जो मैनुअल काम चरखे का था वो मैनुअल था, उसमें प्रोडक्टिविटी लो थी, क्वालिटी पुअर थी, अनस्किल्ड वर्कर थे। 350 मिलियन यार्ड फैब्रिक चाहिए था और 143 मिलियन यार्ड फैब्रिक अवेलेबल था। 60% की कमी थी देश के अंदर। सारी कैलकुलेशन करने के बाद जीडी बिरला का बड़ा सवाल था, मिल की शुरुआत कहां से करूं? अब ब्रिलियंस बिहाइंड बिलियंस, टेक्नोलॉजी कहां से लाऊं, मैन पावर को ट्रेन कैसे करूं? मैन पावर तो है नहीं इस समय देश के अंदर। तो जीडी बिरला पूरे देश भर में घूमे, इनको पता चला कि मध्य प्रदेश में टेक्सटाइल मिल बनाना आसान है। क्यों? क्योंकि वहां पर एक तो पानी बहुत था, दूसरा इंडिया का कॉटन बेल्ट था और तीसरा महाराष्ट्र और गुजरात के नजदीक था। क्योंकि अब कोलकाता की बात नहीं है पुरानी, अब महाराष्ट्र और गुजरात के पोर्ट चालू हो गए थे। एक्सपोर्ट भी कर सकता हूं, बाजारों से सामान भी मंगा सकता हूं विदेशों से। लेबर कॉस्ट या मुंबई के मुकाबले कम थी, मुंबई में लेबर महंगी होती थी। तो मध्य प्रदेश फाइनल किया। ग्वालियर के महाराजा उस समय जीवाजी राव सिंधिया, उनसे मिलने गए। देखो सोच जब बड़ी होती है ना तो आदमी एग्जीक्यूट करता है, उसके बाद में काम के लोगों से जाके मिलता है। वहां के महाराज के पास गए, मूवमेंट से जुड़ने के लिए उनको रिक्वेस्ट किया। बोला एमपी के अंदर अगर मध्य प्रदेश में मिल बन गई तो एक तो आपके राज्य के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, आपको उनको मुफ्त में रेवड़ी नहीं बांटनी पड़ेगी, लोग अपने आप कमाएंगे। जीवाजी राव सिंधिया बोले बात सही है यार, ये अगर यहां के लोगों में खुशहाली आएगी तो फायदा सबका होगा। उन्होंने क्या किया, खुद की जमीन अपनी ग्वालियर के पास की प्लांट सेटअप करने के लिए नागड़ा में जमीन दे दी इनको। जीडी बिरला की नेक्स्ट प्रॉब्लम थी टेक्नोलॉजी। जमीन तो मिल गई, जमीन सिंधिया से ले आए, अब थी टेक्नोलॉजी। कॉटन कपास की खेती जो होती है, कॉटन कपास की खेती जो है ना लिमिटेड ही है। भाई किसान से आप कितनी खेती करा लोगे, अनलिमिटेड खेती तो करा नहीं पाओगे, मेरे को तो बहुत कपड़ा बनाना है। तो कॉटन का ऑल्टरनेटिव ढूंढने के लिए इन्होंने विदेशों में इसकी ऑल्टरनेटिव के बारे में पता करना शुरू किया। इंग्लैंड, जापान, यूएस, चाइना, फ्रांस, सब जगह गए और टेक्सटाइल की इंडस्ट्री को जाकर समझ के आए। पहले रिसर्च बिफोर रेवेन्यू, पहले रिसर्च बिफोर रीचिंग। इन्होंने समझा कि एक चीज है जिसको बोलते हैं विस्कॉस स्टेपल फाइबर। समझाता हूं इजी करके। विस्कॉस स्टेपल फाइबर जो है ना, ये सेमी सिंथेटिक फाइबर होता है। ये लकड़ी के पल्प से बनता है, बैम्बू के पल्प से बनता है, होता कॉटन की तरह है ये, लेकिन लकड़ी और बैम्बू के पल्प से बनता है। ये बहुत ज़्यादा बन सकता है। ये कपड़ों के अंदर, पर्दों के अंदर, चादरों के अंदर, बेडशीट के अंदर, टॉवल्स के अंदर, वाइप्स के अंदर, आज की डेट में तो डाइपर्स के अंदर, सब जगह यूज होता है। मैं आपको फर्क समझा दूं एक बारी में, इजी कर दूं, कंपैरिजन में समझ में आती है बात। नेचुरल कॉटन समझते हैं और ये वीएसएफ समझते हैं। इन्होंने वीएसएफ को पकड़ा। नेचुरल कॉटन है भाई, जब सीजन आएगा तभी फार्मिंग होगी कपास की, ये पूरा साल मिल सकता है, हर समय मिल सकता है। ये 4 महीने की प्रोडक्शन नहीं, ये पूरे साल की प्रोडक्शन है। अच्छा, नेचुरल कॉटन है वो ना सिंथेटिक फाइबर के साथ मिक्स नहीं होता है, लेकिन इसमें आप पॉलिस्टर से मिक्स कर दो, उसको आप गर्म कपड़ों से, हाँ, वुलन से, उससे मिक्स कर दो, लिनन से मिक्स कर दो, किसी से मिक्स कर दो, तो विस्कॉस स्टेपल फाइबर ना काम ज़्यादा जगह आ रहा था। अच्छा, ये जब आप नेचुरल कॉटन जो है वो जो रंग एब्जॉर्ब करता है, भाई आपको लाल रंग की शर्ट चाहिए कि गुलाबी रंग की चाहिए, है गुलाबी, तो आपको कौन सी चाहिए, किसी भी तरह की चाहिए, नीली चाहिए, हरी चाहिए, ये अनइवनली रंग को देता था, तो डल फिनिश आया करती थी। ये बहुत इवनली डाई को एब्जॉर्ब कर लेता था विस्कॉस स्टेपल फाइबर। उससे क्या होता था, ब्राइट शाइनी बढ़िया वाइब्रेंट कलर होते थे। अब इसका क्या था, कपास की खेती में ना थोड़ा रेट फ्लक्चुएट करता था, सीजनल है, कभी ज़्यादा होगा कभी कम हो गया, और कभी सीजन में हुआ ही नहीं। इसकी प्राइसिंग स्टेबल है कि पूरा साल मिलता था। जीडी बिरला को समझ में आ गया, कंपैरिजन कर लिया, एलएचएस आरएचएस, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, हाँ, और कंपैरिजन करके देखा यार ये राइट हैंड साइड मिले ज़रा बढ़िया है। तो जीडी बिरला ने फ्रांस से टेक्नोलॉजी लेकर के, फ्रांस से कुछ लोगों को भी उठा करके लिया, मैन पावर भी लिया, अपनी इंप्लॉयज को ट्रेन भी कर दिया, और 25 अगस्त 1947 तक ये पूरी मिल तैयार कर दी। ग्रासिम, ग्वालियर रेसन एंड सिल्क मैन्युफैक्चरिंग, ग्रासिम अगले 3-4 सालों के अंदर हाई क्वालिटी विस्कॉस स्टेपल फाइबर बनाने लगा। स्वदेशी मूवमेंट में ये बहुत बड़ा ब्रांड बन गया।
और ब्रांड तो ये इतना बड़ा बन गया, इतना बड़ा बन गया कि लोग कहते थे कि अगर लड़की वालों की तरफ से ग्रासिम का कपड़ा मिल जाए लड़के वालों को, रिश्तेदारी पक्की हो जाती, तय हो जाती, रिश्ता तय हो जाता ना भैया, शादी तय हो जाती है। ग्रासिम का कपड़ा दिया है, स्टेटस सिंबल हो गया था, स्टेटस सिंबल। लोग इनके कपड़े, इनकी शर्ट, इनकी पैंट, इनके सूट सब सिलवाने लग गए। महात्मा गांधी बोले ग्रासिम मिल जो है ना इंडिया के डेवलपमेंट में मील का पत्थर है। इनकी मिल, कपड़ों की मिल मील का पत्थर है। जवाहरलाल नेहरू ने बोला ग्रासिम जो बैकबोन बन चुका है समय सेल्फ रिलायंट इंडिया के लिए, क्योंकि भारत में ही कपड़े बनने शुरू हो गए हैं। फायदा क्या हुआ मालूम है? रिजल्ट ऐसा निकल के आया, इसको बोलते हैं ब्रिलियंस से कमाते हैं बिलियंस। ग्रासिम जो है ग्लोबल लीडर बन गया प्रोडक्शन का वीएसएफ में, यानी कि विस्कॉस स्टेपल फाइबर, जो मैंने आपको बताया, और यान में। भारत का तो नंबर 1 हो गया, विश्व का नंबर 3 हो गया। सबसे बड़ा एक्सपोर्टर विस्कॉस रेयान फाइबर जो होता है ना, उसको एक्सपोर्ट करा 50 देशों में, दुनिया भर से रेवेन्यू ला रहा है, डॉलर लेकर के आ रहा है। 1990 में 875 करोड़ का बेचते थे, लेकिन 10 साल के बाद ये 4,500 करोड़ पार कर गए, और 2024 पिछले साल तक ये 26,000 करोड़ का कपड़ा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बना के बेच रहे हैं, बनाते भी हैं बेचते भी हैं। आज जो है ना 1,60,000 करोड़ की कंपनी बन गई इनकी। बिरला जो है ना अपने मार्केट कैप से ज़्यादा मार्केट गैप पे फोकस करते हैं। मार्केट गैप भरेगा तो मार्केट कैप अपने आप बढ़ेगा। बिरला का फॉर्मूला क्या? समय और हालात के हिसाब से अपना माल बेच दो, और रिजल्ट यह आया कि ग्रासिम की सक्सेस के नंबर्स हमारे सामने आज आ चुके हैं। आज 1.5 लाख करोड़ से ऊपर की कंपनी हो गई है। एक बात बताऊं, मेरे लीडरशिप फनल में भी ऐसे कई बिजनेसमैन आते हैं जो कहते हैं हमें आपका टाइकून्स ऑफ इंडिया देख करके आए, टाइकून्स ऑफ इंडिया देख के आए, टाइकून्स ऑफ इंडिया देख करके आए। अगर आप वीडियो में इतना अच्छा समझा सकते हो, सामने कितनी क्लैरिटी मिलेगी। मैं एग्जीक्यूशन के फ्रेमवर्क सिखाता हूं लोगों को, और जब क्लैरिटी होती है, एग्जीक्यूशन होता है, एग्जीक्यूशन नॉलेज नहीं, एग्जीक्यूशन नॉलेज, इन्फॉर्मेशन नहीं, एग्जीक्यूशन, इन्फॉर्मेशन से कुछ नहीं होता, एग्जीक्यूशन से होता है। सही इंप्लीमेंटेशन होगा तो इनकम अपने आप अच्छा होगा। आप खुद देखो लोग क्या बोल रहे हैं। In this leadership panel program, I really learned those pain points which were creating issues and struggles throughout. मैं समझता हूँ इंडिया क्या, कहीं शायद बाहर भी कंट्रीज में आपको इतना लेवल का कंटेंट शायद नहीं मिलेगा। हमारा भारतवर्ष विवेक सर के मार्गदर्शन से बहुत ज्यादा तरक्की करेगा। I believe personally that I can take my business to a whole new level with the kind of learning that I have taken from here. मैं MBA की डिग्री हासिल कर चुका हूँ, ऐसा मुझे लग रहा है आज। आप भी, अगर आपका भी बिजनेस है, छोटा है चाहे बड़ा है, आप भी एक बार वंस टाइम आपको भी लाइफ में लीडरशिप फनल जरूर ज्वाइन करना चाहिए। जो सपना देखा था ना वो यहीं से पूरा हो सकता है। सब्सक्राइब करके देखो, खुद समझ जाओगे कि एलएफपी में इतनी भीड़ रहती क्यों है। वैसे आज आप मेरा वीडियो देख रहे हो, 9 फरवरी संडे का दिन है। इस समय 8, 9, 10 वाला बैच तो पूरा भर चुका है। इस समय ओवर फ्लडेड है ये वाला बैच, ये 8, 9, 10 का बैच है हमारा। हाँ, लेकिन आगे जो है ना 19, 20, 21 मार्च को मैं अगला बैच कर रहा हूं। तो टाइम से बुक करने के लिए, अपना टोकन देने के लिए, टोकन देकर टाइम से बुक करने के लिए अभी आप फोन लगा के पता कर सकते हो, लिमिटेड सीट्स हैं इसकी। आगे बढ़ते हैं। हम लोग बचपन से ही बोलते सुनते आए हैं कि बड़े होकर टाटा बिरला जैसे बनना, टाटा बिरला जैसे। आज बात होती है अंबानी अडानी, अडानी अंबानी, अंबानी अडानी, अडानी अंबानी, तब टाटा बिरला, टाटा बिरला, टाटा बिरला होता था। आज बताता हूं दोनों के नाम का मेल कब हुआ और कैसे हुआ। ये है तीसरा अध्याय, प्रोवाइडिंग मेटल, ताकत विद द मेटल ऑफ टुमारो। आगे का लोहा हिंडाल्को, हिंडाल्को आया। हिंडाल्को बहुत बड़ी कंपनी बनी इनकी। बिरला का अप्रोच जो है ना माइक्रो नहीं था, मैक्रो था। बड़ा सोचते थे, सोच लिया मार्केट शेयर नहीं, पूरी मार्केट ले लूंगा मैं। ऐसा प्रोडक्ट बनाऊंगा जो कुछ लोगों को नहीं, जो कि सबको चाहिए, जिसका यूज कुछ जगह नहीं, जिसका सब जगह यूज हो, जिससे सिर्फ धंधा नहीं, जिससे पूरा देश बनता हो। 1944 की बात थी। जीडी बिरला और जेआरडी टाटा, जेआरडी टाटा का वीडियो मैं दे चुका हूं बहुत डिटेल में। जेआरडी टाटा ने सबसे ज़्यादा बिजनेस बनाए हैं आज तक हमारे देश के अंदर। जीडी बिरला और जेआरडी टाटा मिले और इंडिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एक रोड मैप बनाया जिसका नाम दिया बॉम्बे प्लान, जो आगे चल के नेहरू के लिए 5 ईयर प्लान का इंस्पिरेशन बना। पहला 5 ईयर प्लान, दूसरा 5 ईयर प्लान। जो सेकंड 5 ईयर प्लान था 1956 से 1961 का, जिसमें रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन करना था। जीडी बिरला और जेआरडी टाटा इन दोनों का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा था इसमें। यहाँ से बिरला और टाटा इकट्ठे हुए थे। जीडी बिरला जानते थे देश की लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। IIT, एम्स, IIMs, रेलवेज, हाईवेज, एयरपोर्ट, ये बनेगा तो देश आगे बढ़ेगा। और उसके लिए क्या चाहिए? लोहा चाहिए, आयरन चाहिए, कॉपर चाहिए, एल्यूमिनियम चाहिए। और गवर्नमेंट भी सब्सिडी दे रही थी इसके लिए, मेटल बिजनेस के लिए। तो जीडी बिरला ने एक अपॉर्चुनिटी देखी, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर मेनली आयरन, लोहे का इस्तेमाल हो रहा है और इसमें बड़े प्लेयर पहले से ही हैं। एक है टिस्को। टिस्को कौन है? जो आगे चल के टाटा स्टील बनी है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को 1907 में बनी थी। और एक थी इसको, इसको थी इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी। जीडी बिरला ने, जिसने पहले कॉटन का ऑल्टरनेटिव ढूंढा था, कॉटन का ऑल्टरनेटिव निकाला, अब की बारी बोले मैं लोहे का ऑल्टरनेटिव लेकर के आता हूं। एल्यूमिनियम पे इन्होंने काम किया। बोले लोहे में सब काम कर रहे हैं, लोहा तो क्या बहुत हाई डेंसिटी का है, तो बड़ा भारी पड़ता है, ट्रांसपोर्ट ही नहीं हो पाता। एल्यूमिनियम लाइट वेट है, ट्रांसपोर्ट आसानी से हो जाएगा। लोहे में जंग लग जाता है, एल्यूमिनियम में जंग नहीं लगता, ऑक्साइड लेयर होती है तो अपना जंग बच जाता है। लोहे में बिजली पास आसानी से नहीं होती, लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है। एल्यूमिनियम में हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, तो इसको इलेक्ट्रिक वायर्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एल्यूमिनियम की वायर होती है, लोहे की वायर्स नहीं बनती हैं। अब भाई मैं एल्यूमिनियम बनाऊं कैसे? तो जब समझ में आया था बॉक्साइट ओर चाहिए इसके लिए। बॉक्साइट ओर जो है ना वो मेन सोर्स है एल्यूमिनियम का। हाँ, तो भाई मैं एल्यूमिनियम बनाऊंगा, पीछे से मुझे रॉ मटेरियल क्या चाहिए? बॉक्साइट ओर। और भारत जो है ना, इंडिया बिगेस्ट बॉक्साइट रिजर्व है एशिया का।
और चाइना नंबर 2 पे, टर्की नंबर 3 पे, सब बहुत पीछे है। इंडिया तो बहुत पावरफुल है, बॉक्साइट बहुत है। और एल्यूमिनियम की कंजम्पशन 1950 में 14,000 टन हुआ करती थी। गवर्नमेंट की प्रोजेक्शन थी कि 40 साल में 27 गुना बढ़ जाएगा, ये 4 लाख टन तक ये पहुंच जाएगा। जब इतनी डिमांड है तो सिर्फ इंडिया ही नहीं, वर्ल्ड में क्यों ना नंबर 1 बना जाए। बोले मैं एल्यूमिनियम के काम में घुसता हूं, वर्ल्ड में नंबर 1 बनूंगा। क्यों? क्योंकि ये हलवा बिजनेस है, माल तो बिकना ही बिकना है, देश को एल्यूमिनियम चाहिए ही चाहिए, कैप्टिव मार्केट है। आप सोचोगे कैसे भैया? ट्रांसपोर्ट के अंदर गाड़ी की सारी बॉडी एल्यूमिनियम से बनेगी, एलॉय व्हील्स बनेंगे। आप बिल्डिंग है आपकी, आपका घर है, आपका मकान है, उसमें बिल्डास का एल्यूमिनियम लगा हुआ है। आपके दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, खिड़कियों के फ्रेम्स होते हैं, सीलिंग होती है। हाँ, इलेक्ट्रिकल सेक्टर के अंदर पावर केबल्स होती हैं, ट्रांसफार्मर होते हैं, मोटर्स होती हैं। पैकेजिंग सेक्टर में रैपिंग फॉइल होती है, एल्यूमिनियम फॉइल दुनिया की सबसे बड़ी बना रहे हैं ये। कैन होती है, थम्स अप की, पेप्सी की कैन होती है, कोका कोला की कैन होती है, सब यही तो बना के देते हैं। गवर्नमेंट ने कहा कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी को आगे बढ़ाते हैं और इन्होंने आइडेंटिफाई किया एल्यूमिनियम को। तो जब सरकार के साथ जुड़े तो उन्होंने कहा भाई डिफेंस में भी, पावर में भी, इंफ्रा में भी, सब जगह एल्यूमिनियम देते हैं। जीडी बिरला समझ गए, एल्यूमिनियम में घुस गए तो दुनिया लोहा मानेगी, लोहे में घुसेंगे तो हो सकता है लोहा ना माने, एल्यूमिनियम में घुस जाए तो लोहा मानेगी। तो लोहा छोड़ के एल्यूमिनियम में पूरी तरह घुस गया, एल्यूमिनियम की तैयारी में लग गए। बॉक्साइट हमारे पास था ही। अब क्या किया इन्होंने? उस टाइम पे जो एल्यूमिनियम मैन्युफैक्चरिंग जो इंडिया में हुआ करती थी, वो क्या करता था? इंडाल करता था। इंडाल कौन है? इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। और मोस्टली ग्रांट इस कंपनी को मिलता था। सरकार ने जब बॉक्साइट की माइनिंग की बिडिंग निकाली कि भाई बॉक्साइट की माइनिंग करेंगे, बॉक्साइट कहां मिलता है हमारे देश में? मालूम है आपको? मालूम होना चाहिए आपको। उड़ीसा में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, 3 जगह पे बहुत माइंस है, बहुत खदानें हैं बॉक्साइट के, भरा हुआ है पूरी जमीन के नीचे। ये बॉक्साइट सोने की तरह भरा हुआ है। सबको लगा जो पहले ही सरकार के साथ जुड़ी हुई कंपनी है इंडाल, उसी को मिल जाएगी बिडिंग। लेकिन जीडी बिरला जहां घुसते थे वहां पूरी तैयारी से आते थे। कनाडा, यूएई, रशिया, चाइना, कई कंट्रीज में गए और बॉक्साइट माइनिंग की कंपनी को खूब रिसर्च किया, खूब रिसर्च किया। रिसर्च बिफोर रीचिंग, रिसर्च बिफोर रीचिंग, रिसर्च बिफोर रीचिंग। मार्केट को सर्वे किया। बॉक्साइट माइनिंग में पूरी पृथ्वी पर सबसे जो एडवांस कंपनी थी वो कनाडा की थी, एल्कान, एल्यूमिनियम कंपनी ऑफ कनाडा, एल्कान। जीडी बिरला ने क्या किया? उनकी एल्कान की टेक्नोलॉजी उठा के ले आए। ये टेक्नोलॉजी में क्या था? आसान करता हूँ, बहुत इजी करता हूँ। हाँ, आपको अगर कुछ समझ में नहीं आता, मेरे केस स्टडी समझ में आ जाएंगे ये वाले। ये क्या है? टाइकून्स ऑफ इंडिया, जिस ब्रिलियंस से कमाए हैं बिलियंस। जाके टेक्नोलॉजी से समझ में आया कि भाई मुझे ना क्या करना है, जो बॉक्साइट का पत्थर होता है उस पत्थर को हीट करना, उसको बोलते हैं एडवांस बेयर प्रोसेस। बेयर मतलब उसको हीट करना, और उसमें से मुझे क्या निकालना है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड निकालना है, पाउडर। तो ये पत्थर है और पत्थर से मुझे एल्यूमिनियम ऑक्साइड, उसका पाउडर निकाल के लेके आना है। और उसके पाउडर को फिर मैंने क्या करना है? उस पाउडर से मैं एक्सट्रूजन टेक्नोलॉजी, यानी कि उसी पाउडर से मैं बढ़िया क्रॉस सेक्शनल कोई भी शेप दे दूंगा। पाइप की शेप देनी हो, रॉड की शेप देनी हो, कोई सी भी शेप देनी हो, वो मैं दे दूंगा। यानी कि खदान से निकाले हुए पत्थर से पाइप और रॉड तैयार करने का पूरा प्रोसेस बना के ले आए।
एल&टी सीमेंट को ना अपनी रेटिंग इंप्रूव करनी थी। हाँ, क्रिसिल जो रेटिंग देता है, ट्रिपल ए रेटिंग पे जाना चाहते थे। पहले समझ लेते हैं ट्रिपल ए रेटिंग होता क्या। ट्रिपल ए रेटिंग दर्शाता है कि इनकी क्रेडिट यानी कर्जा लौटाने की क्वालिटी अच्छी है। ट्रिपल ए रेटिंग एजेंसी देती हैं आपको रेटिंग देती हैं कि भाई इस कंपनी में डिफॉल्ट का रिस्क नहीं है, इस कंपनी का फाइनेंशियल हेल्थ बड़ा अच्छा है। ये ट्रिपल ए रेटिंग दर्शाता है। ये रेटिंग समझाएगा कि हाँ ये कंपनी ठीक है भाई, इसमें पैसा लगा सकते हो, इसमें पैसा उधार दे सकते हो, इसके शेयर खरीद सकते हो, क्योंकि ये लो रिस्क इन्वेस्टमेंट है। इसमें ये 4 चीज़ें मैंने आपको बता दी, ये ट्रिपल ए रेटिंग होता है। ये जैसे CRA है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होती है, क्रिसिल होती है, वो देते हैं। तो इससे क्या हो गया, आपको बैंक सस्ते में कर्जा दे देगा, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपको लार्ज इन्वेस्टर मिल जाते हैं, आपका स्ट्रांग नेगोशिएटिंग पावर हो जाता है। तो अब जब मुझे सामने वाले से कुछ लेना हो ना, तो पहले उसकी ज़रूरत को समझ लो। बिरला ने देखा यार इसकी ज़रूरत है, इस समय इसकी ज़रूरत है एल&टी सीमेंट की, तो उसको पैसा चाहिए। मैं क्या करता हूँ, मैं एल&टी सीमेंट इससे खरीद लेता हूँ। एक तो मैं डबल हो जाऊँगा बड़ा, एक तो मैं पहले ही सीधा नंबर 1 हो जाऊँगा सीमेंट में इंडिया के अंदर, एल&टी सीमेंट लेते ही। आदित्य बिरला ने 51% शेयर एल&टी सीमेंट में ले लिए 2200 करोड़ के अंदर, और उसको नाम दे दिया अब अल्ट्राटेक सीमेंट। अब एल&टी सीमेंट और विक्रम सीमेंट मिल गया था अल्ट्राटेक सीमेंट, सबसे बड़े प्लेयर हो गए थे, 3rd लार्जेस्ट दुनिया में हो चुके थे। बिरला ने सीमेंट बिजनेस में जितना सोचा था, 1 लाख करोड़ सोचा था, उससे 3 गुना ज़्यादा, आज 3,10,000 करोड़ की कंपनी हो गई है। सीमेंट में सबसे बड़े हो गए। मेरा मानना है ये ब्रिलियंस सीखोगे तो बिलियंस आएंगे आपको। ये टाइकून्स ऑफ इंडिया सीरीज है। यहाँ पे ना आपको कॉमेडी नहीं मिलेगी। वैसे भाई लोगों, मैं जानता हूँ मेरी वीडियो लोगों को ना लंबी लगेगी, लेकिन इसमें मेरी गलती नहीं है, इसमें गलती आदित्य बिरला की है, जिसने लगभग 10 लाख करोड़ की कंपनी खड़ी कर दी है। अब छोटी मोटी टपरी का हिसाब देना होता ना, चाय की टपरी का, तो 30 सेकंड का रील बना के मैं दे देता। इतना बड़ा हिसाब समझना ना, तो इसमें इतना बड़ा समय लगेगा। 5वां अध्याय चलते हैं, कैपिटलाइजिंग ऑन कैपिटल डिमांड। यहाँ से जन्म हुआ आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड का। ये मेरा 5वां अध्याय है। क्विकली समझो, इंसान को जीने के लिए क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा, मकान। हाँ, कपड़ा ये दे चुके थे, ग्रासिम हर जगह राज कर रहा था। मकान के लिए अल्ट्राटेक सीमेंट भी आ चुका था, वो सुपर हिट था। अब क्या, रोटी के लिए, रोजी रोटी के लिए पैसा चाहिए, हमारे को फंड चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए। बिरला अपॉर्चुनिटी सीजर थे, अपॉर्चुनिटी स्कैनर थे, मौका ढूंढते थे। मौका मिस हुआ मतलब बिजनेस से बिलियंस मिस हुआ, और बिलियन से बिजनेस मिस हुआ मतलब बिजनेस से बिलियंस माइनस हुआ, मिस हुआ, माइनस हुआ। इन्होंने कहा दूसरे का ध्यान जाए उससे पहले कि वो अपना धन बना ले। कपड़ा, सीमेंट और एल्यूमिनियम के बिजनेस में तो मैं बिलियंस बना चुका हूं। बिरला को मौका, मैग्नेट, करोड़ों कमाने के लिए एक और नया मौका ढूंढ लिया, बिजनेस का नया बेस, जिसमें करूंगा मैं बड़ा निवेश और अब पैसा देकर के पैसा बनाऊंगा। आदित्य बिरला फाइनेंस आ गया। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 1991 के अंदर LPG लेकर क्या है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, यानी कि प्राइवेट प्लेयर्स को जगह मिलेगी। दुनिया भर से लोग आएंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इकोनॉमी खुली, छोटे बड़े धंधे खुलने लग गए, बड़े होने लग गए। 1988 के अंदर जो SME, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज केवल 10 लाख थे, वो अब 1 साल के अंदर 68 लाख हो गए। लेकिन धंधा बढ़ाने के लिए फंड्स की जरूरत थी उनको, सारे SMEs, MSMEs को धंधा बढ़ाने के। लेकिन अगर धन चाहिए, अब छोटा बिजनेसमैन है, उसको हाई वैल्यू कोलैटरल, मकान गिरवी पे, दुकान गिरवी पे, गाड़ी गिरवी पे, सोना गिरवी पे रखना पड़ता था। बहुत डॉक्यूमेंटेशन लगते थे, अब बहुत फॉर्मल क्रेडिट हिस्ट्री होनी चाहिए थी जो मिलती नहीं थी। उस समय तक पैन कार्ड से कनेक्टेड क्रेडिट हिस्ट्री दिखती नहीं थी। स्लो प्रोसेस था, हेक्टिक प्रोसेस था, कई चक्कर काटने पड़ते थे। बाबुओं को चक्कर काटते रहो, बाबुओं को दफ्तर पे टेबल से टेबल, टेबल से टेबल, टेबल से टेबल चक्कर काटते रहो। और उन्होंने कहा कि भाई बड़े शहरों में तो हो रहा है, लेकिन सेमी अर्बन एरियाज, रूरल एरियाज में छोटे व्यापारी वो साहूकारों के पास जाते हैं। अगर मैं साहूकारों के धंधे खत्म कर दूं, जो कि आपको कर्जे के, डेट के डेथ में फंसा देते हैं, डेट ट्रैप में फंसा देते हैं, साहूकारों के धंधों को मैं कैप्चर करता हूं, फॉर्मलाइज करके NBFC बनाता हूं। NBFC बढ़ने लग गई थी। वो NBFC जो 80s में 7,000 थी, 90s में आते आते 38,000 हो गई। NBFC बहुत तेज बढ़ने लगी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, जो कि एक्चुअली बैंक नहीं है। 1985 में जितना पैसा बाजार का बैंक में होता था, NBFC में 5% था उसका। 1995 में आते आते 10 साल के अंदर जो बाजारों का बैंक में पैसा था वो 5% से बढ़कर 24% हो गया। तो इसका मतलब क्लियर हो गया, मुझे इंडिकेशन मिल रहा है कि NBFC बढ़ रहे हैं। इस ग्रोथ पोटेंशियल में आदित्य बिरला ने एक नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखी कि अच्छा, इसमें फिजिबिलिटी एनालिसिस किया इन्होंने, NBFC के बिजनेस मॉडल को समझा। अगर 1,000 रुपए की इनकम हो रही है तो 350 रुपए बच रहा है, 35% मार्जिन इस धंधे के लिए बहुत बढ़िया है। जब फिजिबिलिटी एनालिसिस कर लिया, वो ब्रिलियंस लगा लिया। अच्छा, इसमें क्या है, पहले से ही आदित्य बिरला अपने ग्रैंडफादर GD बिरला के साथ में यूको बैंक में काम कर चुके थे, तो बैंक की उनको समझ थी, पहले से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की समझ थी। तो वो GD बिरला तो आप जानते हैं, वो GD बिरला थे ना भाई। GD बिरला तो कोई मुकाबला है नहीं कोई, और उन्होंने तो अपने देश आजाद होने से पहले अपना बैंक बना दिया था। इनको काफी आइडिया हो गया था। और साथ में उनके बेटे आज जो कुमार मंगलम बिरला, उन्होंने पहले अटेम्प्ट में चार्टर्ड अकाउंटेंसी क्लियर कर दी, CA बन गए। उनका गणित में और दिमाग तेज भैया। कुमार मंगलम बिरला तो गणित में सबसे बड़े मतलब गणितज्ञ निकले। दोनों ने मिलकर के बिजनेस की तैयारी शुरू कर दी। कुमार मंगलम बिरला ने देखा कि भाई कंपनी के जो मेरे आज की डेट में जो एम्प्लॉइज हैं वो बहुत बूढ़े एम्प्लॉइज हैं, 55 साल, 56 साल, 57 साल, 60 साल। और जो टारगेट कस्टमर है
एमएसएमई एसएमई जो छोटा बिजनेसमैन है उसकी एवरेज एज 25 से 45 साल है। तो एनबीएफसी में उतारने के लिए इनको कहा कि मैं नए लोगों को लेके आऊंगा, नए बढ़िया कॉस्ट इफेक्टिव लॉन्ग टर्म पाइपलाइन तैयार करूंगा, ऐसे मैन पावर लेके आऊंगा जो कि यंग हो, एनर्जी ज्यादा हो, भागे, तूफान खड़ा कर दे, मॉडर्न प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करे। पुराना आदमी था बढ़िया चल रहा है भैया, नया आदमी भागता है, नया आदमी बहुत तेज भागता है, पुराना आदमी एकदम सेट हो गए, क्या चल रहा है एकदम सेट है। रघुपति राघव राजा राम, जितनी तनख्वाह उतना काम, 2 बार पंच 1 बार लंच, लाइव है टंच नहीं। इन्होंने कहा भाई मुझे ऐसे आदमी चाहिए जो भागे, ऑन फील्ड रोल ले, कुर्सी पर ना बैठे, जमीन पे बैठना हो जमीन पे बैठे, कुर्सी पे बैठना हो कुर्सी पे बैठे, केबिन में बैठना हो केबिन में बैठे, मेकर कल्चर के आदमी चाहिए। इन्होंने नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट किया, यंग लोगों को लेकर के आए, 25 साल 26 साल 28 साल के लोगों को लेकर के आए, चैनल पार्टनर तैयार किए, एडवाइजर तैयार किए, रिलेशनशिप मैनेजर बनाए, सेल्स के एग्जीक्यूटिव बनाए, कंपनी की एवरेज एज जो है ना 56 साल से 36 साल कर दी। आदित्य बिरला फाइनेंस जो कि 1991 में शुरू हुआ था, अब तेजी से आगे बढ़ने लगा, सस्टेनेबल प्रॉफिटेबल होने लगा। इन्होंने क्या किया, परता सिस्टम ले आया। परता सिस्टम क्या होता है? परता सिस्टम मारवाड़ी अप्लाई किया करते थे। मारवाड़ी परता सिस्टम होता है भैया बड़ा सिंपल, मॉनिटर करो रोज कैश फ्लो को डेली बेसिस पे, कितना गया कितना आया, कितना गया कितना आया, डेली का खाता भाई खाता बने। कैश जो आ रहा है वो जाने वाले से ज्यादा होना चाहिए रोज की रोज। करंट एसेट करंट लायबिलिटी का हिसाब किताब बना के रखो। साधारण भाषा में जो आया है रोज वो जाने वाले से ज्यादा होना चाहिए। अगर इनकमिंग आउटगोइंग से स्लो है तो मतलब धंधे में कुछ फ्लॉ है, और धंधे में फ्लॉ आने नहीं देना, तो पड़ता सिस्टम इन्होंने चालू कर दिया, जो मारवाड़ियों का सिस्टम होता ना बैंक में डाल दिया। और लीडरशिप बोले मैं लेके आऊंगा आईआईटी से, आईआईएम से। और अभी तक जो एनबीएफसी थी वो बड़े बड़े शहरों में थी, बोले मैं लखनऊ में जाऊंगा, मैं पटना में जाऊंगा, मैं पुणे में जाऊंगा, मैं नागपुर में जाऊंगा, मैं सूरत में जाऊंगा। और क्या किया, हल्के कोलैटरल पे लोन देना शुरू कर दिया, और 7 दिन में लोन देना शुरू कर दिया, जबकि बाकी लोग 30 दिन लिया करते थे, ये 7 दिन में दे रहे। फर्क क्या है, रिजल्ट ये आया कि टॉप 3 प्लेयर के अंदर आ गए लॉन्च करते ही, और लोन बुक आज 1,14,000 करोड़ रुपए की हो गई है। आदित्य बिरला फाइनेंस के बाद कुमार मंगलम बिरला ने पूरा का पूरा अम्ब्रेला, पूरा छाता बना दिया, जिसके अंदर हाउसिंग फाइनेंस भी दे दिया, आदित्य बिरला मनी भी दे दिया, आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस के धंधे में आ गए, सन लाइफ म्यूचुअल फंड के धंधे में आ गए, आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस में आ गए। तो अब क्या किया, आदित्य बिरला का जो कैपिटल कंसोलिडेटेड हो गया वो हो गया 47,000 करोड़ का। देखा, मैंने कहा था ना, बिरला का दिमाग हमेशा बिजनेस ला, क्योंकि मैं हूं बिरला, नया बिजनेस ला, मैं हूं बिरला, इसका दिमाग यही चलता है। तो अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, अपॉर्चुनिटी कैलकुलेट करते हैं। आदित्य बिरला ग्रुप अपने आप में टाइकून्स का एक मल्टीवर्स बन चुका है, एक यूनिवर्स बन चुका है। एक से बढ़कर एक सुपर एंटरप्रेन्योर उनके परिवार में आए, सब में एक बात कॉमन थी, राइट टाइम पर राइट चॉइस, और सही समय पर साम्राज्य तैयार कर दिया इन्होंने। आज पैंटलून हो या सब्यसाची हो, मॉल में हर तरफ बिरला ही बिरला है, आपको पता नहीं चल रहा है, हर तरफ बिरला ही बिरला है, बस आपको खाली पता नहीं चल रहा है। हाँ, अगर आप भी किसी ऐसे टाइकून को जानते हैं जिसकी स्ट्रैटेजी ने उसने उसको एम्प्टी से एम्पायर बना दिया, तो नीचे कमेंट बॉक्स में नाम लिखो, आपने बिरला ग्रुप बोला था मैंने बना दिया, अगला मेरा हल्दीराम पे बनाने का मन है। आज भी 60-70 हजार करोड़ की कंपनी हो गई है हल्दीराम, किसी को पता ही नहीं, मिठाई बनाते बनाते वो हलवाई भी 70,000 करोड़ का हो सकता है। अगर आप भी चाहते हो कि मैं हल्दीराम पे वीडियो बनाऊं, नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ, किसी और का नाम भी हो तो वो भी बताओ। बाकी अभी तक कोई न्यू ईयर रेजोल्यूशन आपने नहीं लिया, या जो लिया उसको नहीं निभा पाए, तो अभी एक नया न्यू ईयर रेजोल्यूशन बना लो, एक नया रूल ले लो, हर हफ्ते टाइकून्स ऑफ इंडिया की सीरीज के वीडियो को शेयर करना है, देखना है, पूरा अटेंड करना है, नोट्स बनाने हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे मिलना उससे सब्सक्राइब करवाना। ये रेजोल्यूशन आपकी लाइफ में रेवोल्यूशन ना ला दे, अगर ये लर्निंग का रेवोल्यूशन ना ला दे तो कह देना मुझे। मिलते हैं आपसे कमेंट बॉक्स के अंदर। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए वर्ल्ड के नंबर 1 एंटरप्रेन्योर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने और करवाने के लिए हाथ जोड़ के धन्यवाद।